आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कोलब्रुक का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये नैतिक क्या होता है? नैतिक होता है किसी चीज़ के बारे में सही या गलत का पता लगाना। सही या गलत का पता लगाना ये क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। और ये सिद्धांत इन्होंने ज़्यादातर किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? पुरुषों पर एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन महिला थी ना, उनके बारे में इन्होंने कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, उनके बारे में कुछ बताया, तो इसलिए इनकी थ्योरी को नकारा भी गया है, ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये किस पर आधारित थी? ये दो चीज़ों पर आधारित थी। एक तो होता है आपका नैतिक तर्क, नैतिकता सिद्धांत का नाम। एक तो नैतिक तर्क था, एक आपका क्या था? नैतिक दुविधा। एक तो क्या था? नैतिक तर्क, एक थी नैतिक दुविधा। ठीक है। और ये आपके जीन पियाजे थे ना, उनसे इंस्पायर्ड थे, उनकी कॉपी नहीं थी, सिर्फ क्या थे? उनसे इंस्पायर्ड थे। कोलब्रुक का नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड था, यानी कि उनसे इन्हें प्रेरणा मिली थी इस सिद्धांत को आगे, इस सिद्धांत को देने के लिए। ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि इसने क्या किया था। इसने 3 तो लेवल बताए थे। कितने? 3 लेवल, और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजें थी। तो टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्टेज थी। 3 लेवल और 6 स्टेज थी। उन सभी स्टेजों को हम ध्यान से और क्रम बाय क्रम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या स्टेज थी और कौन कौन सी थी। देखिए कोलब्रुक इसका मुख्य सिद्धांत नैतिकता पर आधारित था। लगभग 16-17 वर्ष के लड़कों पर लागू होता है। कहा ना मैंने, किसी पुरुषों पर लागू था, यानी 16-17 वर्ष के सिर्फ लड़कों पर लागू था। और इसके 2 आधार थे। क्या क्या आधार थे इसके? एक तो नैतिक तर्क और एक क्या था? नैतिक दुविधा। अब नैतिक तर्क क्या होता है, दुविधा क्या होता है, समझिए। नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। नैतिक तर्क क्या होता है? जो संज्ञानात्मक परिपक्वता पर आधारित होता है। संज्ञान मतलब जो माइंड से जुड़ा होता है, यानी लॉजिक। और दुविधा क्या होती है? लेफ्ट राइट, रॉन्ग फॉल्स चूज करने में जो दिक्कत होती है, उसे क्या कहा जाता है? दुविधा। कौन सी दुविधा? नैतिक दुविधा। तो जो चीज़ों पर आधारित था, एक तो नैतिक तर्क और एक नैतिक दुविधा। अब देखिए कि इसने जो बताया था, इसने, मैंने कहा ना भी कि कोलब्रुक ने नैतिकता के 3 स्तर दिए थे। 3 स्तर थे और हर एक स्तर में क्या थी? 2-2 स्टेज थी। अगर कुल पूछा जाए कि कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। कितनी स्टेज थी? 4 स्टेज या चरण थे। कौन कौन से थे? देखिए, पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर पारंपरिक स्तर, फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। अब पूर्व पारंपरिक स्तर 10 वर्ष तक, ये 10 से 13 वर्ष तक, और ये क्या था? 13 से अबो, यानी 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए था ये। देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहला जो आपका आता है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसमें कौन सा आता है? आज्ञाकारिता एवं दंड, फिर आता है स्वलाभ मानसिकता। इनको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे साथ ही साथ। पहला आपका क्या है कि आज्ञाकारिता एवं दंड। आज्ञाकारिता एवं दंड का मतलब क्या है? कि बच्चा है ना, जो आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता है। क्या करना चाहता है? दंड से बचना चाहता है, इसलिए। इसका मतलब क्या है कि देखिए, बच्चे को कहा मम्मी ने कि जाओ दुकान से सामान लेकर आओ, तो बच्चा ना लेकर आएगा। क्यों लेकर आए? क्योंकि वो, उसे पता अगर नहीं लेकर आए तो क्या होगा? उसकी पिटाई होगी भाई। तो इसलिए क्या है, वो दंड से बचना चाहता है। बच्चा, अपने बच्चा है ना भी, मम्मी की जो मार है ना, उससे, मम्मी की मार से बचना चाहता है, इसलिए क्या करेगा? वो आगे का पालन करेगा। तो ये क्या? आज्ञाकारिता दंड। दूसरा क्या है? दूसरी स्टेज का नाम है आपकी, इसमें स्वलाभ मानसिकता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, उसने कहा कि चलो जाओ दुकान से सामान लेकर आओ, तो बच्चा को कहेगा कि मैं सामान तो लेकर, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा? तो मम्मी कहते हैं कि ऐसा करना कि 2 रुपये की अपनी टॉफ़ी भी ले आना। तो क्या हुआ? बच्चा कोई काम को इसलिए करता है क्योंकि अपना फ़ायदा देखता है। क्या करता है? बच्चा अपना फ़ायदा देखता है, इसलिए भी करता है। तो ये क्या? ये कहलाता है स्वलाभ मानसिकता। इसमें क्या क्वेश्चन बना है? इसमें क्वेश्चन ये बना है कि जैसे होता है ऐसा कौन सी स्टेज होती है? स्वलाभ मानसिकता। म्यूचुअल एक्सचेंज, जब चीज़ों को बदल लेता है। उसने कहा कि आज मैंने अपना टिफ़िन तुम्हें दिया, मैंने तुमको अपना टिफ़िन खिलाया था कल, तो आज तुम अपना टिफ़िन मुझे खिलाओ। समझ गए? टिफ़िन के बदले टिफ़िन लेना, म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर क्या दिया कि कल मैंने ना तुम्हें अपनी पेन दी थी, ठीक है, तो आज तुम मुझे अपनी पेन दो। तो ये क्या कर रहा था? म्यूचुअल एक्सचेंज। कौन सी मानसिकता होती है? स्वलाभ मानसिकता। ये बच्चा अपना फायदा देखता है। अब अगली स्टेज आती है सेकंड। इसमें क्या? पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर में 2 स्टेज होती। एक तो क्या थी? अंतर्वैयक्तिक सौहार्द, एक थी सत्य एवं सामाजिक व्यवस्था। देखिए इनमें क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक सौहार्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बच्चा मान लो पास हो गया, पास हो कैसे? A ग्रेड से। समझ गए ना? बहुत अच्छे नंबर आए, तो क्या कहेंगे उसके घर के? कहेंगे कि बहुत अच्छे, नाइस बेटा, गुड बॉय, नाइस गर्ल वाली होती है ये स्टेज। दूसरी देखिए क्या स्टेज थी आपकी? दूसरी स्टेज थी आपकी कि पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर में क्या क्या होता है? अंतर्व्यक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, दूसरा सत्य एवं सामाजिक व्यवस्था। इनको एक्सप्लेन करते हैं अभी कि अंतर्व्यक्तिक सौहार्द क्या होता है। इसका मतलब होता है, देखिए, कि मान लो बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की और बच्चे के क्या पेपर में A ग्रेड आए, यानी कि A++ सारे नंबर A++ मिला ग्रेड उसको, बहुत अच्छी रैंक मिली, तो उसके माँ बाप क्या कहेंगे कि गुड बॉय, कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। लड़की तो क्या कहेंगे? नाइस गर्ल। यानी कौन सी स्टेज होती है? ये होती है गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली स्टेज होती है, क्योंकि आप कोई भी कार्य इसलिए करते हैं ताकि आपके माता पिता का नाम ऊंचा हो, ठीक है, उनको समाज में इज्जत मिले। तो ये क्या? अंतर्व्यक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, नाइस, गुड बॉय, नाइस गर्ल वाली व्यवस्था। फिर क्या है? फिर इसमें आती है अगली स्टेज, सत्य एवं सामाजिक व्यवस्था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि रूल आर रूल, रूल फिक्स है भाई, रूल नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ।
समझ गए ना, कि सत्य में सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन करना। लॉ एंड ऑर्डर, रूल आर फिक्स्ड, रूल को बदला नहीं जा सकता। क्या देखिए, किसी को क्लास का मॉनिटर बता दिया, उसका कोई दोस्त था वो शोर करने लगा, तो उसने कहा कि नहीं, कि तुम्हारा भी नाम मैं टीचर को बताऊंगी कि तुम क्लास में शोर करे थे, क्यों? क्योंकि रूल आर फिक्स, की रूल तो फिक्स है भाई। सत्य में सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, ये कौन सी स्टेज है? फोर्थ स्टेज। अब तीसरा क्या है? तीसरा आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, 13 से ऊपर वाले, उसमें क्या आता है, ये भी दो स्टेज में डिवाइड किया। एक तो आपका क्या था? सामाजिक संविदा, दूसरा क्या था? सार्वभौमिक नैतिकता। अब देखिए क्या दिन को एक्सप्लेन करते हैं। सामाजिक संविदा क्या होती है? इसका मतलब होता है आपके कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं जिसकी वजह से आप समाज में रह पाते हैं, वो क्या आपका सामाजिक संविदा। फिर क्या है? फिर आपका सार्वभौमिक नैतिकता, इसका मतलब क्या आता है? उसने कह दिया कि जैसे तुमने देखा ना, जो जिसके बड़े बड़े प्रिंसिपल होते हैं, नैतिक नैतिक विचार होते हैं जिनके, कि भाई रिश्वत नहीं लेंगे, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सरकार का साथ देंगे, ये सभी, ये क्या होता है? ये होता है सार्वभौमिक नैतिकता। समझ गए ना? जैसे कि उनके कुछ यूनिवर्सल इथिकल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो समाज के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक नैतिकता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है जो सामाजिक से जुड़ा हुआ है? कौन सी व्यवस्था सामाजिक से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है? तो कौन सी व्यवस्था जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपकी उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है। फिर पूछा कौन सी स्वलाभ मानसिकता है? तो सेकंड स्टेज। जैसे होता है ऐसा स्वलाभ मानसिकता, टिफिन विद टिफिन, स्वलाभ मानसिकता। कौन सी स्टेज में बच्चा समझ जाता है कि गुड बाय नाइस गर्ल वाली व्यवस्था? तो ये होते हैं थर्ड स्टेज। ठीक। अब देखिए इसके नियम क्या थे, क्यों फेल्ड होगी थी इसकी थ्योरी, तो इसकी आलोचना क्यों की गई थी? यहाँ देखिए, ये सभी संस्कृति में लागू नहीं होता है, ओनली यूएसए में लागू थी। फिर तीसरा क्या था? ये उत्तेजित प्रतिक्रिया, यानी कि उत्तेजना पैदा करती है, सिर्फ मेल पे लागू होती है, जो सही नहीं था, फीमेल को कोई महत्व ही नहीं दिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि कोलब्रग का सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि कोलब्रग का सिद्धांत क्या है और क्या कहता है। कोलब्रग का सिद्धांत मुख्य रूप से नैतिकता पर आधारित था और 16 से 17 वर्ष के लड़कों पर लागू होता है, महिलाओं के लिए लागू नहीं होता। ये दो चीज़ों पर आधारित है, एक तो नैतिक तर्क, एक नैतिक द्विधा तर्क क्या होता है, जो संज्ञान से संबंधित होता है, और ये जो लेफ्ट राइट में चूज करने में दिक्कत होना नैतिक द्विधा कहलाता है। फिर आप क्या थे? 3 स्तर थे, इसके 3 स्तर में क्या थी? दो स्टेजें थी। उनमें कौन कौन सी होती है? उसमें एक तो आपकी थी, आगे कहते हैं दंड, स्वलाभ मानसिकता, अंतर्व्यक्तिक सौहार्द, सत्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संविदा, सार्वभौमिक नैतिकता, ये सारे थे। और ये लागू क्यों, ये यूएसए में लागू था इसलिए फेल्ड हो गई थी, सिर्फ पुरुषों पे लागू था इसलिए फेल्ड हो गई थी। ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। आइए देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इमेज के द्वारा। आगे कहते हैं दंड क्या होता है, यानी बच्चा आगे पालन इसलिए करता है क्योंकि वह क्या करता है? दंड से बचना चाहता है। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जैसे को होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा हेल्प करता है, इसलिए हेल्प करता है कि क्योंकि कल उसका दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करेगा। ठीक है। यानी कि उसने कहा कि आप आज मैंने अपना टिफिन शेयर किया है तुम्हारे साथ, कल तुम अपना टिफिन शेयर करना। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर आता है तीसरी होती है गुड बाय नाइस गर्ल, यानी बच्चे का वो आया, रिजल्ट आया तो उसका ए ग्रेड मिला तो माता पिता खुश हो गए। बच्चे सरकारी नौकरी लग गई तो उस बच्चे की सरकारी नौकरी लगी तो माता पिता ने क्या कहा कि बहुत अच्छा लड़के, गुड बॉय या नाइस गर्ल, ऐसे ये वाली होते हैं थर्ड स्टेज। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होते हैं कि रूल तो फिक्स है भाई। रूल क्या है? कि रूल फिक्स है, रूल नहीं टूटना चाहिए, रूल टूट गया तो तुम टूट जाओगे। यानी कि रूल क्या है? रूल फिक्स है। अगर किसी लाल बत्ती तोड़ी तो क्या होगा? तो जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। रूल तो फिक्स है सभी के लिए। ये थी फोर्थ स्टेज। फिफ्थ में क्या? फिफ्थ में होता है कि फिफ्थ कहता है कि इंडिविजुअल राइट, तुम्हारे कुछ राइट्स होते हैं जो एक सीमा में बंधे हुए हैं। ठीक, जैसे जी रिश्वत नहीं देनी, ये राइट्स है। प्रोटेस्ट कर सकते हो किस चीज़ के लिए, रहे तुम्हारे क्या राइट्स हैं। ठीक है, तुम्हारे कुछ अधिकार है। फिर क्या है? फिर यूनिवर्सल इथिक्स, यानी ये तो कुछ प्रिंसिपल होते हैं। क्या कहते हैं? जैसे महात्मा गांधी थे, इनके अपने कुछ नियम थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके इथिक्स थे। इन्हें क्या कहने? समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए कार्य किया और अपनी जान तक दे दी थी, इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है। तो ये क्या थे? ये है इथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल, जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। स्टेज का एक नाम हो रहा है, इसे एक चीज़ और कहा जाता है, हैनिस डिलेमा के नाम से जान जाता है। डिलेमा होती है एक तरह की दुविधा। क्या आता था इसमें? देख के बताते हैं क्या होता है। ये हैनिस थे, इनका नाम था, इनकी वाइफ थी, ये इनकी वाइफ क्या थी? बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो ये क्या कि दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो दवाई क्या थी? दवाई का रेट था बहुत ज़्यादा। उसने रेट बढ़ा दिए कि अगर वो दवाई ले उसके पास पैसे नहीं थे, अगर ना रहे तो इसकी वाइफ क्या, इसकी वाइफ मर जाएगी। तो देखिए यह यमराज भी तैयार खड़ा है इसकी वाइफ को ले जाने के लिए। तो क्या करता है ये? तो ये दुविधा में है। तो बच्चों से पूछा गया अलग अलग क्वेश्चन कि ये क्या करेगा। उसने कहा कि इसको चोरी, कुछ बच्चों ने क्या कहा कि इसको चोरी करने लेनी चाहिए, और कुछ ने क्या कहा कि चोरी करना क्या गलत चीज़ है। तो क्या थी? एक तरह की दुविधा थी। तो इसी पर आधारित ये थी, इन्होंने अपनी सिद्धांत नैतिक दुविधा, जो अपने स्टूडेंट से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनके ऊपर ही। तो क्या था ये था कि हिंस दुविधा का सारांश हमने बता दिया आपको। हिंस पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करता है? चोरी करता है। तो इससे यह गलत है, बताइए आप। जो ये नैतिकता थी, ये थी नैतिक तर्क या नैतिक विचार करना। तो हैनिस डिलेमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है।
ठीक है, एक तरीके से दिखाए तो सही है, क्योंकि उसकी वाइफ की जान बच जाएगी। भाई ये दुकानदार भी तो करता है, क्यों उसने रेट बढ़ा दी दुकान उसके सामानों के या दवाई के अपने रेट बढ़ा दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गए अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, और इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे। जय हिंद।